बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। My dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today, with the grace of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, we are going to start a new and last unit of our syllabus, and that is Introduction to Fiqh, यानी इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस। तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमने जो है आज तक 9 यूनिट्स जो है कंप्लीट किए हैं। नाउ इट्स लास्ट यूनिट, जो 10वां चैप्टर जो है, तो वो अब स्टार्ट करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। कुछ ही दिनों में हम इंशाअल्लाह इसको भी फिनिश करेंगे, और रब करीम इंशाअल्लाह ताला आपको फिर और मुझे भी जो भी कुछ हमने आज तक पढ़ा या इसके बाद जो इस यूनिट में पढ़ेंगे, इस पर चलने और इस पर उतरने की तौफीक अता फरमाए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में जो है हमारे लिए जो टॉप पहला है इसमें, उससे पहले एक चीज़ आपको जहन में रखनी होगी, दैट द इस्लामिक लॉ और शरिया जिसे हम कहते हैं, इस्लामिक लॉ और शरिया is by origin a divine law embedded in the verses of Quran. इस्लामिक शरिया जब हम बात करते हैं, तो ये एक इसको इस तरीके से आपको याद रखना होगा कि ये एक लॉ है जो डिवाइन लॉ है, और डिवाइन लॉ रब्बुल आलमीन का लॉ होता है, रब का कानून होता है, और ये कानून जो है ये कुरान करीम में है। अब जो ये कानून कुरान करीम में है, जिंदगी गुजारने के लिए, जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए जो रब ने जो कानून कुरान में रखा है, उस कानून को पढ़ने के लिए, उस कानून को जानने के लिए जो है, जो दिस आई कैन से सब्जेक्ट ऑफ फिक्का जो इस्लामिक स्टडीज में है, बहुत ही अहमियत रखता है। ये एक बात बहुत ही ज़रूरी है जो एक बच्चे को, जो एक स्टूडेंट को जहन में रखनी होगी, ताकि उसके लिए बहुत आसान हो जाए ये चैप्टर। तो नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स टुडेज टॉपिक, एंड दैट इज मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिक्का। जैसे मैं अभी पहले ही मैं आपसे बता चुका हूं, इस्लामिक लॉ इज अ डिवाइन लॉ एज इट इज एब्सोल्युटली बेस्ड ऑन द ऑलमाइटी अल्लाह's commands sent upon Prophet मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि कुरान को तो नाजिल ही किया गया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इसलिए जो ये डिवाइन लॉ जो है, जो रब्बुल आलमीन का कानून जो है, वो कानून जो इन द फॉर्म ऑफ कुरान आखिरी पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया। और इस डिसिप्लिन को, द डिसिप्लिन विच स्टडीज द प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक लॉ, अब एक डिसिप्लिन है जो अब स्टडी करता है इन प्रिंसिपल्स को, इस्लामिक लॉ के प्रिंसिपल्स को जो स्टडी करता है, is denominated as fiqh or usul al-fiqh, or in English we can say Islamic jurisprudence। तो यानी माना के एतबार से, मीनिंग के एतबार से जो फिक्का होती है, वो होता है प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक लॉ, यानी इस्लामिक लॉ के प्रिंसिपल्स जो है वो हम इस डिसिप्लिन में पढ़ते हैं। अगर हम लफ्ज फिक्का लेंगे, फिक्का, तो इसका लिटरली मीनिंग जो है, इट लिटरली मीन्स इंटेलिजेंस, it literally means
deep understanding or full comprehension, اور جو یہ رکھتا ہوگا اس کو ہم فقیہ کہتے ہیں. فقیہ یا ان انگلش وی کین سے جورسٹ ہم کہتے ہیں اس کو اسلامک اسٹڈیز میں. جو اسلامک لا کے پرنسپلز کے بارے میں جانتا ہوگا، پرنسپلز کا ماہر ہوگا، تو اس کو ہم فقیہ کہتے ہیں یا جورسٹ کہتے ہیں. تو ڈیورنگ دا پیریڈ آف ارلی عباسیڈس، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد جو خلافت دنیا میں قائم ہوئی، اس خلافت کو ہم کہتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ خلفائے راشدین جو ہے، اس کے بعد جو خلافت قائم ہوئی دنیا میں اس کو ہم اموی خلافت کہتے ہیں. پھر اموی خلافت کے بعد عباسی خلافت وہ قائم ہوئی. تو اس عباسی دور میں the principles of Islamic law were formulated and 4 major Sunni schools of thought came to be established. عباسی دور میں 4 قسم کے تھاٹس، 4 قسم کے وہ جو ہے اسکول آف تھاٹس وہ آئے مسلمانوں کے سامنے. اور پھر اس اسلامک لا جو میں کہتا ہوں، جو اس اسلامک لا کے جو پرنسپلز جو ہے آن دا بیس آف دوز پرنسپلز، یعنی وہ پرنسپل جو ہے اس کے ہمارے پاس 4 اسکولز آف تھاٹ پیدا ہوئے ان دا پیریڈ آف عباسد پیریڈ، جو ہے عباسی خلافت جب دنیا میں تھی. حالانکہ اس بات پہ دنیا میں بہت سارے وہ سمجھے سارٹ آف اے ڈویژن لگ رہے ہیں مسلمانوں میں، مگر اس کو تھوڑا سا سمجھنے اور اس میں تفہیم افہام کرنے کی ضرورت ہے. اگر انسان ریئل سینس میں یہ فقہ کی جو یہ 4 تھاٹس ہمارے سامنے اس دور میں آئے، تو ان کو اگر اپنے اصلی تناصر میں انسان سمجھے تو کلیش یا آپس میں وہ جھگڑا وغیرہ ہونے کی کوئی وہ گنجائش نہیں رہتی ہے. تو بہرحال اب جو یہ پہلا جو اس میں جو ہم جو تھاٹ آپ کو میں جو بولنے جا رہا ہوں، دیٹ از حنفیہ فقہ. دس از دا فقہ formulated by Abu Hanifa رحمت اللہ علیہ، ابو حنیفہ نعمان بن محمد نعمان بن ثابت رحمت اللہ علیہ، with the assistance and cooperation of Abu Yusuf, Muhammad Zafar and others in Iraq. یہ سکول آف تھاٹ جو ہے حنفیہ سکول آف تھاٹ جو ہے، حنفی فقہ جو ہے، ڈیولپ ہوئی عراق میں. اینڈ اسی کو جو ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمت اللہ علیہ جو، اور ان کے ساتھ جو تھے ابو یوسف اینڈ محمد جو ان کے ساتھ تھے، انہوں نے جو فارمولیٹ فقہ کی، اس فقہ کو ہم کہتے ہیں حنفی سکول آف فقہ. اس کے بعد جو ہے آپ کو جو یاد رکھنا ہوگا، دیٹ از مالکی اسکول آف تھاٹ، یعنی مالکی فقہ. دس فقہ واز ڈرائیوڈ بائی مالک بن انس رحمت اللہ علیہ ان مدینہ. مدینہ میں امام مالک رحمت اللہ علیہ انہوں نے وہاں پر ایک جو ہے پرنسپلز آف اسلامک لا فارمولیٹ کیے، اور اس جو انہوں نے وہاں پر فارمولیٹ کیا اس تھاٹ کو ہم کہتے ہیں مالکی سکول آف تھاٹ یا مالکی فقہ کہتے ہیں. اسی طریقے سے اور ایک جگہ سیریا میں شافی فقہ آف تھاٹ فارمولیٹ کی گئی، اینڈ اس کو فارمولیٹ
or I can say founded by a person whose name is Muhammad bin Idris al-Shafi, जिसको आम तौर पर इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैह के नाम से जाना जाता है। यानी 3 जगह, इराक, मदीना और सीरिया, इन 3 जगहों पर 3 किस्म के फिक्ह के स्कूल जो है फॉर्मुलेट किए गए, और एक चौथा जो है दैट इज हम्बली फिक्ह डेवलप की गई, एंड इट वाज फाउंडेड बाय अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह इन बगदाद। तो 4 जगहों पर 4 किस्म की वो है फिक्ह डेवलप की गई, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक लॉ जो वो डेवलप हुए 4 जगहों पर। हालांकि जब हम किताबें पढ़ते हैं तो इसके बगैर भी और भी बहुत सारे वो थॉट्स उस टाइम डेवलप हुए, लेकिन ये 4 जो है 4 जिसे हम उर्फ आम में हम कहते हैं 4 मजहब, जिस तरीके से हम कहते हैं। हालांकि मजहब तो एक ही है, वो मजहब जो है जो रब ने दे दिया है कुरान करीम में, और जिसको हमारे सामने प्रचार करने वाले, हमारे सामने रखने वाले थे आखिरी पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जो ये फिक्र का मामला है, ये जो है इसमें हमें इस बुनियाद पर बटना नहीं चाहिए। इट वाज सिंपली दैट टाइप एक्सप्लेनेशन गिवन बाय दोज फाउंडर्स ऑफ दिस फिक्र स्कूल्स। उन्होंने अपने अपने इलाकों में रहकर अपने अपने वो कंडीशन देखकर, मतलब इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह मदीना मुनव्वरा में थे, और इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैह सीरिया में थे, और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह बगदाद में थे, और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह इराक में थे। तो अब वहाँ के लोग जो थे अलग अलग किस्म के लोग थे इन 4 जगहों पर, और अलग अलग मसले मसाइल थे उस टाइम लोगों के लिए। तो इसलिए उन्होंने जो उस टाइम जो प्रिंसिपल वो डेवलप किए, जिन बुनियादों पर उन्होंने उस टाइम वो फिक्र की बुनियाद रखी, तो डिफरेंट है। इसलिए इस चीज़ को हमें जहन में रखना होगा। इस चीज़ को जहन में रखने के बाद हमें इस वक्त की दुनिया में आपस में तफरुक वगैरह होने की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। बहरहाल, आफ्टर द कोडिफिकेशन ऑफ इस्लामिक लॉ, फिक्र डेवलप्ड एज द साइंस ऑफ लॉ। जब ये कोडिफिकेशन जो हो गई है इस लॉ की, यानी ये लॉ जो रब्बुल आलमीन ने जो कुरान में जो उसने जो जिसे हम शरिया कहते हैं, कुरानिक आयात में रब्बुल आलमीन ने जो वो वही किया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उसको जब डेवलप किया गया, द मेन सुन्नी वर्क ऑन फिक्र वाज प्रोड्यूस्ड बाय इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैह ड्यूरिंग द 9th century एंड बाय अली इब्न अबी बकर ड्यूरिंग द 13th century। हमारे पास कुछ किताबें मौजूद हैं जो उन अर्ली पीरियड्स में लिखी गई है, और उनमें जो है इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैह की जो 9th century में जो उन्होंने इस फिक्र पर वर्क किताब लिखी, और जो है अली इब्न अबी बकर रहमतुल्लाहि अलैह इन्होंने 13th century में किताब लिखी। इसी तरीके से बहुत सारे और भी हमारे पास वो वर्क्स है। तो अब जो ये है, ये फिक्र जो डेवलप हुई इसके बाद, तो इसमें यानी बहुत सारे और भी थाट्स हमारे पास है, लेकिन मैं ऑलवेज आपसे ये कह चुका हूँ और इस टाइम भी कहूँगा कि हमें सिलेबस के एतबार से सिलेबस को सामने रख कर हमें वो आपसे आपको वो बात बोलनी होती है, और इंशाअल्लाह ताला आप खुद भी इस चीज़ का मुताला करेंगे तो आपको खुद भी ये समझ आएगा जहन में कि किस तरीके से उस टाइम वो और भी बहुत सारी किताबें जो है लिखी गई। तो बहरहाल अब जो है इम्पोर्टेंस ऑफ
दिस फिका की क्या इम्पोर्टेंस है। देखिए, जहाँ तक जो मैंने मीनिंग आपको समझाया, जो मैंने थोड़ा सा आपको इस फिका के बारे में बताया कि ये डेवलप कैसे हुआ है, कैसे इसको आगे इनके बारे में लिखा गया है, तो उससे साफ इसकी इम्पोर्टेंस ज़ाहिर होती है। तो फिका रेफर्स, जैसे कि मैं बता चुका हूँ आपको, टू इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस एंड इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ शरिया इन इस्लामिक लॉ इन द लाइट ऑफ कुरान एंड सुन्ना। अब जो ये जिन्हें हम इमाम दीन कहते हैं, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैह, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह, इन्होंने जो ये एक्सप्लेनेशन, जो इस्लामिक लॉ के जो प्रिंसिपल इन्होंने खड़ा किए, तो इसकी बेस कोई हवा में नहीं थी। इस बेस को भी इन्होंने इन द लाइट ऑफ कुरान एंड सुन्ना जो इन्होंने दी थी। और इसलिए फिका जो है ये एक ग्रेट रोल अदा करता है इंसान की ज़िंदगी में। इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है इस फिका को। इसके बगैर हमारे मसले मसाइल हल होना जो है नामुमकिन है, लगता है नामुमकिन है एट टाइम्स। तो दुनिया में बहुत सारे मामले, बहुत सारे नॉलेज का मुकाबला करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें जो इस वक्त दुनिया में, बहुत सारी नॉलेज जो हमारे सामने आ रही है इस टाइम, तो उसके साथ मुकाबला करने के लिए हमारे पास जो ये जो डेवलपर प्रिंसिपल्स जो है फिका के बारे में, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी है एक इंसान मुसलमान उम्मत के लिए। हम इस फिका की जो नॉलेज हमारे पास है, इससे हम लॉफुल एंड अनलॉफुल का जो वो डिफ्रेंशिएट करते हैं, फ़र्ज और वाजिब में फ़र्क समझते हैं। इससे हम जितने सारे ट्रैप्स आते हैं दुनिया में मुसलमानों को फंसाने के लिए, तो इस इल्म से हम उन ट्रैप्स से बचते हैं, क्योंकि हमें रियलिटी में पता चलता है कि जो कोई लॉ है कुरान करीम में, उस लॉ का प्रिंसिपल जो है, उस प्रिंसिपल को जब हम पता चलता है हमें, तो उसी प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं हम, फिर जो दुनिया में जो हमारे सामने मसले खड़ा हो जाते हैं। वरना जब हमारे पास प्रिंसिपल ही नहीं होता, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता इस टाइम वो प्रिंसिपल पहले निकालना और फिर किसी चीज़ पर अप्लाई करना। तो इसलिए प्रिंसिपल हमारे पास है, ये सिर्फ ये जो है फिका की वसादत से ही हमारे पास ये चीज़ें हैं। तो इससे लगता है कि ये जो इस्लामिक उम्मा में जो डायनामिसिटी है, वो इस फिका की वजह से, फिका के उसूलों की वजह से डायनामिसिटी मौजूद है हमारे इस मुस्लिम उम्मत में। तो इसी तरीके से जो फिका जो है, इट गिव्स ऑर्डर टू मैन्स लाइफ इन एवरी डिफरेंट सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, किसी में भी, इबादत में, वर्शिप, सोशल रिलेशंस, बिजनेस डील्स, पर्सनल अफेयर्स सच एज मैरिज, ठीक है, इनहेरिटेंस, फैमिली राइट्स, लीगल मैटर्स या गवर्नमेंट, वार, जितने सारे इसमें हमारे सामने मसाइल खड़े हो जाते हैं, हम उन मसलों का हल करते हैं। फिका में जितने सारे प्रिंसिपल्स हमारे पास है, उन प्रिंसिपल्स को हम देखकर अब मसले हल कर सकते हैं। तो लास्ट में मैं आपको बता दूं कि अब इस मामले में इंसान को नहीं रहना चाहिए कि वो हनफी है, शाफी है, मालिकी है, हम्बली है, तो ये इसी चीज़ को डिफरेंस बनाकर हम एक दूसरे के साथ वो तासुब और ज़िद रखते हैं। ये रहमत है हमारे लिए। फिका के जितने सारे ये हमारे पास, ये जो इसका जो नॉलेज जो इसकी जो हमारे पास है, वो रहम है मुसलमान उम्मत के लिए। और वो नॉलेज है हमारा अपना खजाना है, हमारा अपना कंट्रीब्यूशन है। हम मुसलमानों ने उस चीज़ को वो क्रिएट किया है, इसके इन उसूलों को। तो इसलिए इस नॉलेज को लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए और अपनी जहानत उस जहानत को बढ़ाना चाहिए इस चीज़ से। तो रब्बुल आलमीन आपको भी तौफीक दे और मुझे भी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि